हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था, लास्ट चैप्टर को छोड़ के। आज हम उस लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उस लास्ट चैप्टर का नाम होगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो गाइस, सबसे पहले इस डिसोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो डिसोल्यूशन टू टाइप्स का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फर्स्ट हम जो बात करने वाले हैं आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पहले उस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी कारण से कोई पार्टनर फॉर्म में आ रहा हो या फॉर्म से जा रहा हो या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्म के बाकी के जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस आप चाहो यानी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता, यानी फॉर्म क्लोज नहीं होती। इसके अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, उसके कारण पार्टनरशिप क्लोज होती है। फॉर्म का यहां पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो किन किन कंडीशंस के अंदर एक पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन केस ऑफ चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स ने अगर क्या किया हो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया हो, तो उसके कारण क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होगा, कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। रिटायरमेंट अगर हो जाए तो डिसोल्यूशन हो जाए। डेथ ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में, एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड, यानी जो पार्टनरशिप चल रही थी उसका पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। गाइस, बात करेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन मींस क्या होगा कि अब तो फॉर्म ही क्या हो गई, क्लोज हो गई। और फॉर्म किन कंडीशंस के अंदर क्लोज हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन किन कंडीशन के अंदर क्लोज होगा। अब जब फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म ही क्लोज हो गई तो इसका मतलब पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, उसमें क्लोज होने वाली है। अब गाइस, हम जो बात करेंगे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किन किन कंडीशन के अंदर होता है। वो जो कंडीशन, टू कंडीशंस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर एंड विद कोर्ट ऑर्डर। अब विदाउट कोर्ट ऑर्डर के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म किस तरीके से डिसॉल्व होगी, वो है फर्स्ट हम बात करेंगे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स के बीच में गाइस क्या हो जाए, आपसी एग्रीमेंट के थ्रू ही क्या हो जाता है कि हाँ, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर आपस में बोल दे कि पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना है, अपने को क्लोज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो जाएगी। और पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज होगी तो यहां पे डिसोल्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म का। नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन किन कंडीशंस में, कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि किन कंडीशंस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो अगर ऑल पार्टनर हो या वन पार्टनर क्या हो जाए, कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या ऑल पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। या क्या हो जाएगा, अगर बिजनेस अनलॉफुल है, यानी कोई भी बिजनेस ऐसा किया जा रहा है पार्टनरशिप के द्वारा जो कि कोर्ट ने क्या नहीं कर रखा, अप्रूव्ड नहीं कर रखा, वो अनलॉफुल यानी कानून के विरुद्ध है। और कानून के विरुद्ध अगर कोई भी काम करोगे तो आपके बिजनेस को, आपकी फर्म को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। गाइस, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऐसी कोई घटना पार्टनरशिप फॉर्म में हो जाए जिसके कारण भी क्या करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हो सकती है फॉर्म के अंदर, इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑब्जेक्ट फुलफिल, यानी पार्टनरशिप जिस रीजन से हमने बनाई थी वो रीजन ही खत्म हो गया। वो रीजन खत्म होने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट, वो काम, जो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने फॉर्म स्टार्ट की थी, वो उद्देश्य खत्म हो गया तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन पीरियड एक्सपायर्ड, पीरियड, जिस पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप तैयार की थी वो पीरियड एक्सपायर हो गया, देन क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। गाइस, अगर नोटिस के थ्रू में क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स ने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे को नोटिस दे दिया, कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया,
ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस पार्टनरशिप को अब आप रन नहीं कर सकते, आप रेगुलर रन नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन अपने आप हो जाएगा विद कोर्ट ऑर्डर। ये तो था विदाउट कोर्ट ऑर्डर। विदाउट कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये सिचुएशन की चारों सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, कोई भी पार्टनर नोटिस दे दे, नोटिस देगा तो भी फॉर्म का क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। विद कोर्ट ऑर्डर के अंदर अगर मान लो कोई पार्टनर क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए। अब मानसिक रूप से मेंटली अगर वो अस्वस्थ हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम पार्टनरशिप को आगे रन नहीं कर सकते, और रन नहीं करेंगे तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का हमको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। देन परमानेंटली इनकैपेबिलिटी। परमानेंटली इनकैपेबिलिटी का मतलब है किसी पार्टनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई। अब मिसहैपनिंग के केस में क्या होगा कि वो परमानेंट इनकैपेबल हो गया, कि वो तो वर्क कर ही नहीं सकता। अब कर ही नहीं सकता तो ऐसी केस में क्या करना पड़ेगा, हमारे को पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कोर्ट बोलता है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना है तो करना है। एंड हार्म फॉर पार्टनरशिप, एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी पार्टनर ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी हो जिस एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, वो पूरी पार्टनरशिप के लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। अब जो हार्मफुल हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि अब आप आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे मींस आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। देन लॉस कंडीशन, कोर्ट ऐसी कंडीशन के अंदर भी ऑर्डर दे देता है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने का कि अगर कोई फॉर्म रेगुलरली क्या कर रही है, कंसिस्टेंसी के साथ वो लॉस अर्न करती जा रही है, हर साल लॉस अर्न करती जा रही है, तो लॉस की कंडीशन में कोई भी फॉर्म को आगे आप रन नहीं कर सकते। सो दैट कोर्ट क्या दे देता है, उसके अगेंस्ट ये बोल देता है कि अब आप इस फॉर्म को आगे रन नहीं कर सकते। हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले जो मीनिंग में डिफरेंस होता है, वो मीनिंग में डिफरेंस किस तरीके से होगा, जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो एग्रीमेंट के अंदर चेंज होता है, और एग्रीमेंट के अंदर चेंज होकर और पार्टनर सारे के सारे क्या कर लेते हैं, उस पार्टनरशिप को खत्म कर लेते हैं, तो और नई पार्टनरशिप क्रिएट की जा सकती है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में ये होता है, जो बिजनेस है उस बिजनेस को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और उस पार्टनरशिप फॉर्म को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो अपना डिफरेंस होगा वो होगा कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। इसके अंदर तो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिमेनिंग पार्टनर आगे चाहे तो गाइस क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को जब तक चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, उसके अंदर जब फॉर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो बिजनेस का कंटिन्यू रहना किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। देन यहां पर क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पर क्या होगा, जो पार्टनरशिप है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। जबकि यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो यहां पर सारे के सारे अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लोज करना पड़ेगा। देन सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो गाइस यहां पर क्या होता है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर जो सेटलमेंट होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो वो इस तरीके से होगा कि या तो असेट से क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, या उनसे लॉस। क्यों, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी एसेट है उनको सोल्ड आउट, फाइनली सोल्ड आउट कर दिया जाएगा और उनसे जितना भी अमाउंट अपने को रिकवर होगा उनसे हमारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन का मतलब है कि कोर्ट का भी इसमें मीडिएटर रूल होता है क्या, तो इस पार्टनरशिप वाले डिसोल्यूशन के अंदर तो कोर्ट का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का कोई रोल होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं, तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नीड नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर
विदाउट कोर्ट भी हो सकता है तो विद कोर्ट भी होता है, तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है। तो इस कारण से इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप इस वीडियो के थ्रू तैयार कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं थ्योरी का, वो अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से होने वाला है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप एक्ट अपना है वो 1932 है, उसका सेक्शन 48 एंड 49। गाइस ये दोनों सेक्शन पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन से सेटलमेंट से रिलेटेड हैं, जिनमें हम सबसे पहले सेक्शन 48 को पढ़ेंगे। वो सेक्शन 48 जो कि इस तरह से होगा, इसमें 2 कंडीशंस होगी, जो कि फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में लॉस, अगर फॉर्म को फाइनली क्या हुआ है, डिसोल्यूशन से लॉस हुआ है और पार्टनर्स की कैपिटल की डेफिशिएंसी को इंक्लूड अगर उसके अंदर कर दे कि पार्टनर्स की कैपिटल से भी अपने को क्या हुआ है, डेफिशिएंसी हुआ है, तो उस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो सेटअप करेंगे वो करेंगे अपन प्रॉफिट्स के अंदर से। अगर प्रॉफिट फॉर्म में है तो उन प्रॉफिट से अपन इस डिसोल्यूशन वाले लॉस को क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। बट अगर फिर भी वो प्रॉफिट क्या हो जाए, अपने कम रह जाए, तो फिर क्या करेंगे, हम उस लॉस को सेट ऑफ करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल से। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल भी खत्म हो जाए उस लॉस को सेट ऑफ करने में, तो फाइनली हम आएंगे कि पार्टनर्स को बोलेंगे कि भैया अब क्या है कि लॉस तो रह रहा है ज्यादा और यहां पे फॉर्म के अंदर फंड अवेलेबल नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड फंड जो भी होगा उस रिक्वायर्ड फंड को पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर लेकर आएंगे और इस लॉस को क्या करेंगे, फाइनली सेटल्ड करेंगे। ये हमारा बोलता है सेक्शन 48 की कंडीशन नंबर 1। सेक्शन 48 की जो कंडीशन नंबर 2 गाइस हमारे को बताती है, वो इस तरीके से बताती है कि अमाउंट जो भी हमको रियलाइज होगा एसेट्स को सोल्ड करने से, उस एसेट्स को सोल्ड करने के अलावा अगर कोई पार्टनर्स ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि फॉर्म को क्या हो सकता है, 2 तरीके से अमाउंट रियलाइज हो सकता है डिसोल्यूशन के टाइम पे। एक तो फॉर्म क्या कर दे, एसेट्स को सोल्ड करे, एक कोई पार्टनर क्या करे, फॉर्म को कंट्रीब्यूट करे। तो दोनों तरीके से जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उस कलेक्टेड अमाउंट से हम क्या करेंगे, किस किस तरीके से पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज का, वो क्या होगा, सबसे पहले नंबर 1 जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है, फॉर्म के बाहर की जो भी डेब्ट्स है, उन डेब्ट्स का सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेड ऑफ करेंगे। नंबर 2 पे आउटसाइड डेब्ट्स का पेमेंट हो गया, उसके बाद में अगर हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है तो उस बैलेंस से हम किसका कर देंगे पेमेंट, जो भी पार्टनर्स से हमने लोन लिया था एडवांस के अंदर, उन लोन्स का पेमेंट हम कर देंगे। फिर पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होने के बाद भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या बच जाए, बैलेंस बच जाए, तो बैलेंस बचेगा तो उस बैलेंस से हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस जो भी होगा उन बैलेंसेज का क्या कर देंगे, हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में फाइनली हमारे पास क्या बच जाए, और बैलेंस बच जाए लास्ट में, तो फाइनली गाइस वो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या कर लेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये था गाइस अपना 48 सेक्शन, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो सेटलमेंट होता है डिसोल्यूशन का, उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 49 है, वो 49 2 चीजों को डिस्क्राइब करता है गाइस। वो करता है एक तो फॉर्म के डेब्ट्स एंड एक प्राइवेट डेब्ट्स। बोले फॉर्म के डेब्ट्स क्या हो सकते हैं सर, तो फॉर्म के डेब्ट्स गाइस जो होते हैं फॉर्म ने आउटसाइडर पार्टीज से या आउटसाइडर पर्सन से, आउटसाइडर पार्टीज कोई भी हो सकते हैं, आउटसाइडर मनी लेंडर्स कोई भी हो सकता है, तो उनसे फॉर्म ने क्या लिया हो, लोन लिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म जो भी अपनी असेट्स का सोल्ड करेगी, उनसे जो भी अमाउंट रिकवर होगा, तो सबसे पहले इस फॉर्म के डेब्ट्स का पेमेंट उससे किया जाएगा। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 49 के अंदर। अब बात करें प्राइवेट डेब्ट्स की, तो कई बार क्या होता है गाइस कि जिस तरीके से फॉर्म को अमाउंट की या फंड की नीड पड़ती है, उसी तरीके से पार्टनर्स को भी क्या हो जाती है, फंड की नीड हो जाती है। क्यों, पार्टनर्स को पैसा लाके किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है, फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है। तो लैक ऑफ मनी अगर किसी पार्टनर के पास, तो वो भी क्या कर लेता है, आउटसाइडर पर्सन से लोन ले लेता है। अब जब भी वो अपनी प्राइवेट एस्टेट्स को सेल करेगा, उससे जो अमाउंट रिकवर होगा पार्टनर को, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने प्राइवेट डेब्ट्स का पेमेंट करेगा। अगर फिर उसके पास जो बैलेंस अमाउंट रहता है, उस बैलेंस अमाउंट से वो फॉर्म के डेब्ट्स का पेमेंट करेगा।
तो गाइस ये था हमारे इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिसोल्यूशन की चैप्टर के अंदर टच किए हैं, आज डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और देखने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक वीडियो पसंद जरूर आएगा तो उसको लाइक तो करना आपका बनता है। थैंक यू सो मच गाइस।